मैं वरुण सिंह आप सभी लोगों को एक बार फिर से स्वागत करता हूं फ्लूइड मैकेनिक्स के इस अमेजिंग सेशन में जो कि होने वाला है और वापस से कॉन्सेप्ट बिल्डर होगा। लेक्चर 1 में हमने देखा फ्लूइड, उसकी डेफिनेशन, उसके राइवल्स, उसके पार्ट्स, सॉलिड और फ्लूइड में अंतर क्या है, फ्लूइड में लिक्विड्स और गैसेस हैं, उनके अंदर प्रॉपर्टीज कैसे डिफाइन होंगी, कैसे डिसाइड होंगी, इन सब के बारे में हमने जाना। तो आइए आगे अपने डिस्कशन को बढ़ाते हैं और ये भी लेक्चर 40 से 45 मिनट के बीच में रहेगा। एकदम वेब सीरीज के एपिसोड्स की तरह ही मैं लेक्चर्स को शूट कर रहा हूं। हो सकता है कोई एक सवा घंटे का कभी हो जाए गलती से, लेकिन वो तभी होगा जब टॉपिक बड़ा होगा। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि छोटे छोटे पार्ट्स में आपको लेक्चर्स इस तरीके से मिलते रहे, मजेदार फॉर्मेशन में आपको ये सारी चीजें होती रहे। सो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, है ना। और जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एकदम डिटेल में हम लोग इसकी डिस्कशन को लेंगे और सब चीज को कवर करके चलेंगे, ठीक है बच्चों। सो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी आइए उठाते हैं जिसका नाम है डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी से पहली प्रॉपर्टी में आपको जरा मास पढ़ा देता हूं। अरे सर मास क्यों पढ़ा रहे हो? कैसी बात कर रहे हो सर, हमें मास नहीं पता। मास तो हमें पता है, मतलब अब ये दिन आगे की मास पढ़ेंगे। रुको जरा, सब्र करो, मास पढ़ेंगे जी। मास इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है देखिए। सॉरी, देखिए सर, अगर मैं मास की बात करूं तो मास को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस। नहीं, किसी भी सब्सटेंस में जो क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। ये है हमारी स्टैंडर्ड डेफिनेशन, 8 स्टैंडर्ड से हम पढ़ते आ रहे हैं। नहीं, लेकिन हमें थोड़ा सा इसको अपग्रेड करना चाहिए। अगर मैं आप लोगों के सामने होता, मैं आपसे पूछता कि चलो बेटे बताओ मास की डेफिनेशन बता दो, आप में से 99.99999% लोग यही डेफिनेशन बोलते कि हाँ जी साहब, सर जो मास होता है ना उसका डेफिनेशन यही होता है, इसको हम लोग मास बोलते हैं, ऐसे मास को डिफाइन किया जाता है, फलाना ढिमकाना ब्ला ब्ला ब्ला। बात तो सही है, ऐसे आपको पढ़ाया गया, ऐसे डिफाइन हुआ है, बात सही है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपका जो एक इनसाइट है एक दूसरी तरफ लेके चलना चाहूंगा। प्लीज यहां पे गौर कीजिए, प्लीज पे अटेंशन। मास इज द मेजरमेंट ऑफ, ये क्या है जी? मेजरमेंट है किसका? इनर्शिया का, ऑफ ए सिस्टम या ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में उसका इनर्शिया कंटेंट कितना है वो कौन बताता है? मास बताता है ना। मास क्या बताता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया कंटेंट कितना है, किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना इनर्शिया है, कितना इनर्शिया लग सकता है, वो कौन बताता है? मास बताता है। सर इनर्शिया समझे नहीं सर, वापस सुनो। इनर्शिया, और पूरा कोरिलेट करके बताऊंगा, इसके बाद में आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। देखो, इनर्शिया इज द इंटरनल रेजिस्टेंस टू चेंज, रेजिस्टेंस टू चेंज। अब सर कौन सा चेंज, किस चेंज की बात कर रहे हो आप? मेरी बात सुनो, ये मैं नहीं, न्यूटन साहब कह के गए हैं। सर क्या कह के गए हैं सर? सर न्यूटन सर ने एक चीज कही थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में अगर है तो मोशन में रहना चाहेगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहेगा, जब तक आप कोई बाहर से फोर्स ना लगाओ।
उसी को इनर्शिया फोर्स कहा गया है ना, राइट। हमेशा आप ये पढ़ते हैं F बराबर m है ना, और इसको आप क्या बोलते हो, इनर्शिया फोर्स। अभी तक आपने इसे मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, सॉम में पढ़ा होगा, हर जगह आपने पढ़ा होगा इनर्शिया फोर्स Fi। Fi कैसे दिया जाता है, मास। अब यहां से देखो ना, मास जो है वो Fi, या हम यूं कहें A जो है वो इनर्शिया फोर्स अपॉन m है, नहीं। अब देखो ना, अगर m बहुत ज्यादा है तो A टेंडिंग टू 0 हो जाएगा फॉर द सेम फोर्स। मतलब इसको ऐसे समझो, मान लो कि एक छोटा कोई बच्चा है, वो ग्राउंड पे खेल रहा है, इंसान का बच्चा है 2-3 साल का, वो जमीन पे खेल रहा है, आप उसको आराम से उठा सकते हो। अगर वहीं कोई हाथी का बच्चा है, आप उठा लो आराम से, आप उठ जाओगे, वो बच्चा नहीं उठ पाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि बच्चा अगर बैठा हुआ है, इंसान का और हाथी का, तो उसका स्टेट कैसा है, रेस्ट का। आपको उसे मोशन में लाना है, तो आप जो फोर्स लगा रहे हो, आप जितना फोर्स लगा सकते हो, मतलब एक्सेलरेट जो होगा सेम फोर्स दोनों में लगाओगे। हाथी का जो बच्चा है वो 0 एक्सेलरेशन, हिल ही नहीं पाएगा। इंसान का जो बच्चा है उसको आपने आसानी से उठा लिया, कुछ फाइनाइट एक्सेलरेशन आया। सो दिस इज व्हाट मास इज। मास ज्यादा, इनर्शिया ज्यादा, इनर्शिया ज्यादा, फोर्स लगाओ ज्यादा, हाँ या ना। मास कम, इनर्शिया कम, फोर्स लगेगा कम। एक छोटा बच्चा ट्राइसिकल चला के आ रहा है, आप उसके सामने ऐसे खड़े हो जाओगे, खड़े होके एक हाथ से आप उसे रोक दोगे, लेकिन वहीं अगर दूसरी ओर से शताब्दी आ जाए, आपका कॉन्फिडेंस कहीं बढ़ जाए और आप जाके उसके साथ में भल्लाल देव बनना चाहें, नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा, दैट वोंट बी पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज उसका इनर्शिया ज्यादा है, आप नहीं रोक पाओगे, आप रुक जाओगे, आपकी सांसें रुक जाएंगी, ट्रेन नहीं रुकेगी। दिस इज व्हाट हैपेंस। सो दिस इज इनर्शिया एंड वंडर व्हाई पहला लॉ जो न्यूटन ने बोला वो इनर्शिया का लॉ था, और दूसरे लॉ में उसी इनर्शिया को कैलकुलेट करने की बात करी। तो यहां से हम लोग एक स्टार पॉइंट बना के बोल सकते हैं कि हायर द मास, मोर शैल बी इट्स इनर्शिया कंटेंट, उसका इनर्शिया कंटेंट उतना ही अधिक होगा, and hence it would be difficult to overcome, या हम कहें डिफिकल्ट नहीं, it would require more force, require a greater external force to overcome it, है ना। उसको ओवरकम करने के लिए ज्यादा फोर्स लगेगा, सीधी सी बात है। ऑल्सो वाइस वर्सा, उल्टा भी सही है। अब उल्टा क्या है, अगर कम फोर्स है तो कम मास है तो कम फोर्स में काम चल जाएगा। लॉजिक इज क्लियर, सिंपल एज दैट। सो दिस इज मास। मास को अब भूलना मत। मास क्या इंडिकेट कर रहा है, इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम। किसी भी देखो क्या है ना, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स दे आर वेरी मच बॉन्डेड विद ईच अदर। फिजिक्स क्या है, फीलिंग है। मैथमेटिक्स क्या है, उसको एक्सप्रेस करने की भाषा है। फिजिक्स विदाउट मैथमेटिक्स इज लाइक अ लेडी विदाउट मेकअप, यूजुअली अच्छे नहीं लगेंगे, नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको फिजिक्स प्लस इंजीनियरिंग की मैरिज करानी है, तब जाके आपको इंजीनियरिंग मिलेगी। फिजिक्स और मैथमेटिक्स की जब आप मैरिज कराएंगे, यू विल गेट इंजीनियरिंग, राइट। सो दिस इज अबाउट इट। प्लीज कॉपी इट डाउन, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे डेंसिटी से। कॉपी कर लीजिए।
आई होप ये आपका हो गया होगा। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी विच इज मास डेंसिटी। और सिंपली डेंसिटी, जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं? रो से। किससे डिनोट कर रहे हैं भाई? रो से डिनोट कर रहे हैं, जिसका नाम है मास डेंसिटी और सिंपली डेंसिटी। तो यार इसको डिफाइन कैसे करेंगे, बताता क्या है और कितना अमेजिंग प्रॉपर्टी है, किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, वो सारा डिस्कशन अभी हम लोग देखने वाले हैं। बंधे रहिए, देखते रहिए, समझिए। सो व्हाट अबाउट मास डेंसिटी? मास डेंसिटी क्या है? देखो, इट इज द रेशियो ऑफ mass of an object with respect to, मैं जब भी WRT लिखूंगा बच्चों, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू की बात कर रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू, इसे समझ जाना है ना। WRT मींस विद रिस्पेक्ट टू। इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय इट, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय इट। वो क्या है आपका? मास डेंसिटी या फिर डेंसिटी। सो व्हाट इज डेंसिटी? इट इज द रेशियो ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम, यानी रो बराबर m बाय v, जहां पर कि m क्या है? मास, और ये जो मैं ऐसे लिखता हूं ना, ये वॉल्यूम के लिए लिखता हूं, क्योंकि मैं जब भी ऐसे लिखूंगा वो वेलोसिटी होगा, ये वॉल्यूम है, और जब भी मैं ऐसे लिखूंगा वो स्पीड ऑफ लाइट है। अच्छा, एक बात और इंटरेस्टिंग फैक्ट दिमाग में आया तो आपको बता दूं, C का मतलब होता है सेलेरिस्टस, और सेलेरिस्टस का मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड है जिसका नाम होता है स्विफ्टनेस। स्विफ्टनेस का मतलब होता है बहुत तेजी से जाना। तो स्पीड ऑफ लाइट सबसे तेज है, इसलिए सेलेरिस्टस और C से उसको इंडिकेट करते हैं। बहरहाल आप तो ये ध्यान रखिए, V वॉल्यूम, ऐसा उल्टा एवेंजर्स, उल्टे एवेंजर्स वॉल्यूम। अब देखिए, सबसे पहले इसकी यूनिट पे चर्चा कर लेते हैं। यूनिट्स क्या होंगी? देखिए, SI यूनिट अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगी kg पर मीटर क्यूब, हाँ या ना। और इसके जो डायमेंशंस होंगे वो डायमेंशंस क्या हो जाएंगे? इसके जो डायमेंशंस हैं बच्चों, डायमेंशंस हो जाएंगे m1 L-3 T0। टाइम का कुछ है ही नहीं ना, तो T0 कर दो, या ML-3, सही है। इसकी अगर मैं CGS यूनिट की बात करूं तो CGS यूनिट क्या आएगी? पूछ लेता है यार, AEJE में तो एक नंबर में आपका ऐसा पूछ ही सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर CGS यूनिट की बात करें तो CGS क्या? MKS भी यही है ना, MKS भी तो यही है, SI और MKS यहाँ पे सेम ही है। CGS हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बोलो जी हाँ या ना, इज इट क्लियर? अब देखो, कन्वर्जन भी देखने जरा कि कन्वर्जन कैसा है, क्या है। आइए जरा समझ लेते हैं कन्वर्जन कितना है, क्या है। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 ग्राम में क्या 1/1000 या 1/1000 का मतलब 10 की पावर -3 किलोग्राम नहीं होता क्या? होता है ना 1 ग्राम में इतना किलोग्राम। और सेंटीमीटर की बात करें तो 10 की पावर -2 मीटर होता है 1 सेंटीमीटर में, उसका भी क्यूब नहीं। तो अब देखिए 1 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, ये कितना हो जाएगा? 10 की पावर -3 किलोग्राम अपॉन में 10 की पावर ये -6 मीटर क्यूब। बोलो जी हाँ या ना। ये ऊपर चला गया 10 की पावर -3, 10 की पावर 6 केजी पर मीटर क्यूब, और ये कितना आ गया? 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, राइट। ये हो गया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इतना कन्वर्जन आया। यानी अगर आपको मान लीजिए एग्जाम्पल
एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, यूनिट कन्वर्जन को बहुत ध्यान से समझना यार, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल एकदम जीरो से हम लोग उठा के चल रहे हैं, ताकि किसी भी टाइप से कोई भी क्वेश्चन अगर फंसता है तो आपको उसमें दिक्कत ही ना आए बिल्कुल भी। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर हम लोग यहां पे कन्वर्जन की बात करें, एक एग्जाम्पल, इफ डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, वही तो था, इज गिवन टू बी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे भी दे देता है, या 2.7 ग्राम पर सीसी, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। तो फिर उस कंडीशन में डेंसिटी क्या हो जाएगी, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना। अब 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 10 की पावर 3 है, ये हो गया 2.7 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यही कन्वर्जन देखा हमने। तो डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम कितना आ गया, ये आ गया आपका 2700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इस टाइप से कन्वर्जन आ सकता है। वैसे ही ऑल्सो वाटर के लिए, मतलब एक बता रहा हूं आपको, डेंसिटी कितना हो जाएगा 1 ग्राम पर सीसी, हाँ या ना, ये कितना हो जाएगा बच्चों 1 ग्राम पर सीसी। आई होप इट इज क्लियर। तो ये सारी की सारी बातें यूनिट के बारे में हुई, आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया। इसमें कोई भी डाउट, दिक्कत, तकलीफ, समस्या, दुख, दर्द, परेशानी कुछ भी नहीं होना चाहिए, राइट। कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्लीज कॉपी इट डाउन। ओके सर, दिस इज अबाउट यूनिट ऑफ डेंसिटी, ठीक है। इस पे डिस्कशन खत्म कर, आइए फिर आगे बढ़ते हैं और दूसरा डिस्कशन देखते हैं। जरा हम लोग इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात कर ले, कि भैया इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है डेंसिटी का। एक चीज देखो, सबसे पहली बात, एक एग्जाम्पल उठाइए, 1 किलोग्राम आयरन, वो लोहे की बाट आती है ना, जिससे वो सब्जी वाला मेजर करता है वेट को, नहीं राइट, तराजू में रखता है, एक तरफ दूसरी तरफ सब्जियां रखता है। 1 kg आयरन वर्सेस 1 kg कॉटन, बताइए क्या अंतर है। मास सेम, लेकिन आपने देखा होगा 1 kg कॉटन will occupy much more space, हाँ या ना, सही बात है, then 1 kg of iron। 1 किलोग्राम आयरन के मुकाबले 1 किलोग्राम कॉटन जो है वो बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई। कॉटन ऐसे रुई फैला दो, फैला के रख दो, नहीं, और जबकि ये क्या बता रहा है, आयरन इतनी सी जगह में आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि स्पेस ऑक्यूपेशन की बात चल रही है, वॉल्यूम ऑक्यूपेशन की बात चल रही है ना। तो आपको नहीं लगता, एक ऑब्जर्वेशन हमें पता है, डेंसिटी ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ कॉटन, ये तो हमें पता है ना। तो जिसका डेंसिटी ज्यादा है उसके मॉलिक्यूल्स पास हैं, जिसका डेंसिटी कम है उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर है। मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, इसका मतलब क्या है,
मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप है, देयर इज अ गैप बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, यस और नो? मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप है, क्लोजनेस नहीं है. सो डेंसिटी टेल्स अबाउट the degree of compactness in an object. compactness का मतलब कितने पास पास हैं, राइट? कितने क्लोज हैं, कितने फार्दर अपार्ट है, इनके बीच का कंपैरिजन देखोगे, वही कॉम्पैक्टनेस कहलाता है. ठीक है? अगर मॉलिक्यूल्स पास पास में है तो डेंसिटी ज्यादा होगी, क्लोजली पैक्ड है. अगर मॉलिक्यूल्स दूर दूर है तो डेंसिटी कम होगी, लूजली पैक्ड है, राइट? फाइनली नोट पॉइंट में मैं इसे ऐड कर सकता हूं कि द ऑब्जेक्ट्स with higher densities are closely have closely packed molecules, while the ones with lower densities have closely packed, loosely packed. इनके मॉलिक्यूल्स में पैकिंग कैसी है? लूज है, यानी कॉम्पैक्टनेस कम है. इधर कॉम्पैक्टनेस ज्यादा है. कॉम्पैक्टनेस मतलब पास पास होना, राइट? सो डेंसिटी क्या बताएगा? कोई भी मॉलिक्यूल्स की कॉम्पैक्टनेस कैसी है, कोई भी मॉलिक्यूल्स कितने पास पास में, कितने दूर दूर हैं, कंपैरिजन एक देखना होगा तो ये बताएगा. स्पेस ऑक्यूपेशन कैसा, ठीक है, यानी कितना मास पर यूनिट स्पेस आ सकता है ना? डेंसिटी ज्यादा है तो ज्यादा मास पर यूनिट स्पेस आएगा. दिस इज एज सिंपल एज इट. ठीक है? कई लोग बोलते हैं डेंसिटी हैवीनेस को बताता है. नहीं, डेंसिटी हैवीनेस को नहीं बताता. हैवीनेस को दूसरी प्रॉपर्टी बताती है जो इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे. डेंसिटी एक्चुअली किसको बताता है? डेंसिटी टॉक्स अबाउट नॉट हैवीनेस बट क्लोजनेस. कितने पास हैं, कितने करीब हैं, कितना क्लोजनेस कैसा है. फिजिकल सिग्निफिकेंस ये हो गया. अब जरा ये देख लेते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डेंसिटी. ये जो डेंसिटी है ना, इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कितने हैं? ये जो डेंसिटी है इसको प्रभावित करने वाले, इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कितने हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, इस पे जरा चर्चा कर लें. बहुत इंटरेस्टिंग है ये और बहुत इंपॉर्टेंट भी. सो अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग डेंसिटी, आइए जरा चर्चा कर लेते हैं. अगर हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग डेंसिटी की बात करेंगे तो बच्चों डेंसिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है प्रेशर. प्रेशर कैसे सर? आइए देखते हैं. सबसे पहले ये बात समझ लो कि प्रेशर है क्या. प्रेशर इज एन एक्सटर्नल compressive and normal force per unit area. तो इसकी एक खास बात देखना, इसका नेचर कैसा है? कंप्रेसिव. इतना जान लो अभी के लिए, बाकी प्रेशर हम लोग बाद में पढ़ेंगे अलग से. ये जान लो कि कैसा है, ये कंप्रेसिव नेचर का है. So, being compressive in nature, कैसा नेचर है इसका? कंप्रेसिव. ये हमेशा क्या करेगा? It always reduces the volume. नहीं समझ में आया? सुन, ये पेन है, इसको मैं पकड़ के ऐसे दबाऊं तो क्या मैं इसमें प्रेशर लगा रहा हूं?
और जब मैं इस पे प्रेशर लगाऊंगा तो ऑब्वियसली अगर इसमें डिफॉर्मेशन होगा तो कैसा होगा, इसके डायमेंशंस कम होने लग जाएंगे ना। नहीं, वो हाइड्रोलिक रैम आती है, प्रेशर ही तो लगाती है, तो वो सारी चीजें चिपक जाती है, उनका वॉल्यूम इतना होता है, इतने से इतना हो जाता है ना। सो प्रेशर इज ऑलवेज कंप्रेसिव इन नेचर। तो प्रेशर हमेशा क्या करेगा, वॉल्यूम को घटाएगा, राइट। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि विद एन इंक्रीज इन प्रेशर, समझ गए क्यों, टेंडेंसी है इसकी, नेचर ऐसा क्यों है, क्योंकि इसका नेचर कंप्रेसिव है। प्रेशर हमेशा कंप्रेसिव होता है भाई, प्रेशर कभी टेंसाइल नहीं होता। फ्लूइड के पास में डायमेंशन क्या पकड़ के खींचोगे, है क्या फाइबर्स है फ्लूइड के अंदर कि पकड़ के आप खींच रहे हो, लेयर्स हैं उसकी कि लेयर होल्ड कर सकते हो कि पकड़ के खींचोगे। आपने यूटीएम पे एक टेंसाइल टेस्टिंग किया था, है ना, स्पेसिमेन लेके टेंसाइल टेस्टिंग किया था ना आपने, वैसा आप इस पे कर सकते हो क्या, वाटर के साथ, लिक्विड के साथ, हरगिज नहीं कर सकते भाई। सो विद एन इंक्रीज इन, किसमें बढ़ोतरी कर रहे हो आप, विद एन इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर जैसे ही आप बढ़ाओगे तो बच्चों प्रेशर के बढ़ाने के साथ ही क्या होगा, विद एन इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर बढ़ेगा, समझना ध्यान से, प्रेशर बढ़ेगा विद एन इंक्रीज इन प्रेशर, वॉल्यूम ऑलवेज डिक्रीजेस, सही है। वॉल्यूम में हमेशा क्या आएगी, गिरावट आएगी, हमेशा घटेगा वॉल्यूम, वॉल्यूम शैल ऑलवेज डिक्रीज, रिमेंबर इट। आई होप इट इज क्लियर, यस और नो, ठीक है। जरा कॉपी कर लीजिए प्लीज इसे, काइंडली कॉपी डाउन। ओके, ठीक है, चले आगे। अब देखो, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर इंक्रीज देख रहे हैं, पहला देखते हैं इन लिक्विड्स। तो यार बच्चों, लिक्विड्स के केस में क्या है ना, जरा समझिए, लिक्विड्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो लिक्विड्स में एक खास बात है, लिक्विड्स आर इनकंप्रेसिबल। इनकंप्रेसिबल इन नेचर का मतलब क्या है, सुनिए और भूलिएगा मत जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको कंपैरिजन बताया था, इसका मतलब है दैट इज देयर इज ए हार्डली एनी चेंज, या देयर इज ए नेग्लिजिबल चेंज, नेग्लिजिबल चेंज किसमें, इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स अपॉन इंक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने के साथ में वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये खासियत है इनकंप्रेसिबल लिक्विड्स की और इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स की। और वाटर क्या है, इनकंप्रेसिबल। लिक्विड्स क्या होते हैं, जनरली इनकंप्रेसिबल होते हैं। जैसे पानी की बोतल में भर लो आप, उसको पिचकाने की कोशिश करो, नहीं हो पाता। एक एग्जांपल के तौर पे देखो, फॉर एग्जांपल इफ प्रेशर is increased from 1 bar to 200 bar, मतलब 200 गुना प्रेशर बढ़ाते हो, then वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर का जो वॉल्यूम है ना, चेंजेस बाय
सोचो कितना है आपका, एक बार से 200 बार आपने 200 गुना बढ़ाया, तो पता है वॉल्यूम में चेंज कितना आ रहा है? ओनली 1%, ऑलमोस्ट, लगभग लगभग 1%, बस। क्या मजाक है ये? मतलब इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ाने पे 1%, 1% तो नेग्लिजिबल है भाई, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर फॉर लिक्विड्स, लिक्विड्स के लिए यदि आप देखोगे तो डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, एंड विद एन इंक्रीज इन प्रेशर वॉल्यूम चेंज कैसा है? नेग्लिजिबल है। वॉल्यूम में चेंज कैसा है भाई? नेग्लिजिबल हुआ ना, अभी देखा हमने। तो डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास तो कांस्टेंट है, मास फिक्स्ड है, मास थोड़ी बदल जाएगा प्रेशर बढ़ाने से, मास तो फिक्स है, कंजर्वेशन ऑफ मास। वी, ये भी क्या है आपका? नेग्लिजिबल। यानी कि इन केस ऑफ कंक्लूजन हम क्या लिख सकते हैं? इन लिक्विड्स देयर इज ए नेग्लिजिबल बोल दीजिए या नो बोल दीजिए, चेंज 1% कोई चेंज है, वो भी 200 गुना प्रेशर बढ़ाने पे। नो चेंज इन प्रेशर, नो चेंज इन डेंसिटी, सॉरी, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर। समझ गए यार? इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण बहुत ही सिंपल है। इनकी डेंसिटी लगभग लगभग किसके जैसी है? सॉलिड्स के जैसी, 2.7 टाइम्स का अंतर, याद आया? तो हालांकि इनकी डेंसिटी कम है सॉलिड से, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं है, बहुत ज्यादा कम नहीं है, ठीक है। प्लीज कॉपी इट डाउन, फिर हम लोग आगे चलते हैं। काइंडली कॉपी इट डाउन, कॉपी कर लीजिए इसे, फिर आगे चलते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर लिया होगा आपने। अब हम लोग यही चीज गैसेस में देख लेते हैं। फॉर गैसेस, गैसेस में देख लेते हैं। देखो, अगर गैसेस की बात करें, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर hundreds of times than liquid are farther. लिक्विड्स के मुकाबले सैकड़ों हजारों गुना दूर है ना? नहीं? सो विद एन इंक्रीज इन प्रेशर, जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाओगे, they come closer, आया ना? पास आने लगेंगे, they will start coming closer, thus volume of gas decreases with an increase in pressure। भाई प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस के वॉल्यूम में डिक्रीज होगा ना, डेंसिटी विल इंक्रीज। सर नहीं समझ आया, मैं वापस बताता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देख, डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये तो कांस्टेंट है ना। अरे कंजर्वेशन ऑफ मास भैया,
प्रेशर बढ़ाने से ये घट गया, तो अगर डिनोमिनेटर कम हुआ है तो फिर ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल है इसका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आपने एलपीजी सिलेंडर्स का नाम सुना होगा ना, लिक्विफाइड। इसका नाम भी स्पेशल क्यों है, क्योंकि आपने अगर उस सिलेंडर को उठा के रखा हो या उसको देखा हो तो एलपीजी सिलेंडर में पानी जैसा बचता है, लिक्विड जैसा नहीं, क्योंकि उसको इतने प्रेशर से किया गया है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में देखो स्कोप ज्यादा है ना। हमने देखा कि डेंसिटी मतलब इनके बीच में गैप बहुत ज्यादा है, और जब इनके बीच में गैप बहुत ज्यादा है तो प्रेशर लगाने से मॉलिक्यूल्स पास आ सकते हैं, लेकिन लिक्विड्स में नहीं आ सकते थे। क्यों नहीं आ सकते थे वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, कंप्रेसिबिलिटी जब फीचर पढ़ेंगे ना, प्रॉपर्टी, तब उसमें पढ़ेंगे। क्योंकि क्या है ना कि मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी पास है, और पास लेके आओगे ना लिक्विड में तो वहां पे रिपल्शन हो जाएगा, दूर हो जाएगा, मतलब रोक देगा वो उसको। ठीक है, यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है, पास आ सकते हैं, स्कोप है, तो वॉल्यूम घटेगा, घटते 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 आपका डेंसिटी बढ़ता चला जाएगा। यानी कि गैसेस में अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे डेंसिटी बढ़ेगी। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी सिलेंडर्स आपका एक एग्जांपल है। फिर आप क्या करते हो, उसमें रेगुलेटर लगाते हो, उसको ऑन करते हो तो प्रेशर रिलीज होता है वो, और वो गैस फॉर्म में आपको मिलता है। सिंपल है, ठीक है। सो ये यहां पे कंक्लूजन आ गया, डेंसिटी ऑफ गैस ऐसे शॉर्ट में लिखना, अप साइन मतलब इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन प्रेशर। प्रेशर बढ़ाने से गैस की डेंसिटी बढ़ेगी, सिंपल एज दैट। आइए जरा दूसरा देख लें हम लोग, विद टेम्परेचर। दूसरा वेरिएशन किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं भैया, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं किसके लिए, टेम्परेचर के लिए रिस्पेक्ट, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में किसके लिए, लिक्विड्स के लिए। लिक्विड में बहुत ज्यादा चेंज नहीं दिखाई पड़ता यार, मतलब देखो कि इफ हम यूं कहें, इन लिक्विड्स देयर इज नॉट much change in volume with respect to temperature. टेम्परेचर बढ़ाने से बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, दैट इज कैन बी निग्लेक्टेड, मतलब हम लोग निग्लेक्ट कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं। सर कैसे, मैं बताऊं। अगर आप लिक्विड्स में वाटर की बात करें और आप 0 डिग्री से 75 या 100 डिग्री तक अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो वाटर है उसकी डेंसिटी 998 से 995 पहुंच जाती है, मतलब कम हो जाती है, यानी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम में चेंज क्या है, बहुत ज्यादा नहीं है, नेग्लेक्टेड है, नेग्लिजिबल है। टेम्परेचर के साथ में वॉल्यूम में चेंजेस इतने लिक्विड्स के केस में नहीं आते। क्यों, क्योंकि लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स इतने पास है ना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है ना, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वो दूर दूर तभी जाएंगे टेम्परेचर बढ़ाने के साथ जब वो गैसियस फेज में जाएंगे, वेपर फेज में जाएंगे, समझ गए। ऐसे आपके उसके बीच में वॉल्यूम में चेंज उतना नहीं है, क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ने उसे टाइटली हेल्ड कर रखे हैं मॉलिक्यूल्स को, कि वो उसको आप एनर्जी दे रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ आप एनर्जी दे भी रहे हो तो भी मॉलिक्यूल्स दूर दूर नहीं जा पा रहे हैं, ये चीज है। कॉपी कर लीजिए, कॉपी डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं।
सो विद टेम्परेचर लिक्विड्स में, तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ द लिक्विड्स does not has negligible change किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज के मुकाबले इसकी अंदर डेंसिटी लिक्विड्स के अंदर नेग्लिजिबल चेंज है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, बहुत ज्यादा बदलाव इसके अंदर नहीं आता है। दिस इज अबाउट इट, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है फॉर गैसेस, देख लेते हैं, समझिए इसमें। इन गैसेस ये हम जानते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत दूर है, फर्दर अपार्ट, देयरफॉर इंटरमॉलिक्यूलर, इनमें जो अट्रैक्शन फोर्सेस होंगी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वो नेग्लिजिबल होंगी भाई, आर नेग्लिजिबल। इनके बीच में तो वो नेग्लिजिबल होंगी ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर नेग्लिजिबल, इनको नगण्य है, इनको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, हाँ या ना? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, दे आर इजीली नेग्लिजिबल, इनको आप आराम से मस्त नेग्लेक्ट करो, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है ना? देयरफॉर अपॉन इंक्रीज इन टेम्परेचर, देखो क्या होगा, आपने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kBT, जहां पे Ke क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, 3/2 कांस्टेंट है, ये भी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है नहीं, और T क्या है बच्चे, टेम्परेचर, किस में, केल्विन में नहीं, तो हमें दिख रहा है एज टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की भी बढ़ जाएगी, यानी कि मॉलिक्यूल एनर्जेटिक हो गया, एनर्जेटिक हो गया तो अपनी ओरिजिनल स्टेट को छोड़ के दूर भागना चाहेगा, मॉलिक्यूल टेंड्स टू मूव फर्दर अपार्ट। अच्छा मेरी बात सुनो, लिक्विड्स में भी ऐसा ही हो रहा था, लेकिन वहां पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इतने ज्यादा थे कि उन्हें दूर नहीं जाने दे रहे थे, जबकि गैसेस में मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी दूर हैं, बहुत दूर हैं एक दूसरे से, तो फिर अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर वो और दूर जाएंगे, सही बात है, उनको रोकने वाला कोई नहीं है, नहीं, दैट इज वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई कर रहा है ना वो बढ़ जाएगा। अब देखो, चूंकि डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास तो फिक्स है भाई, मास तो कांस्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ मास वो नहीं बदल रहा। डेंसिटी की बात करें, सॉरी वॉल्यूम की बात करें तो वो क्या हो गया, बढ़ गया, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी भाई, घट जाएगी। देयरफॉर कंक्लूजन लिख लेते हैं, डेंसिटी ऑफ ए गैस shall increase, decrease with an increase in टेम्परेचर। उसमें टेम्परेचर बढ़ने के साथ में डेंसिटी गैस की क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। आई बात समझ में, डेंसिटी गैस की क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी, अगर टेम्परेचर आप गैसेस के केस में देखोगे तो कोई चेंज नहीं है, यानी कि नेग्लिजिबल चेंजेस इन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर के साथ में इन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जबकि गैसेस में प्रेशर बढ़ाने के साथ डेंसिटी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ डेंसिटी घटती है,
and vice versa. This is the concluding point. I hope it is clear. Please copy it down. चलिए, सो आई होप, आशा करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो। एंड आई एम रियली सॉरी, अभी देखा मैंने टाइम का पता ही नहीं चला, 45 मिनट से ज़्यादा हो गए थोड़े से, तो रियली सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टीज अगले लेक्चर में टेक ओवर करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो वेरी मच।